हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका आरबीआई असिस्टेंट 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर। तो जैसा कि आप सबने तैयारी स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है आरबीआई असिस्टेंट 2023 की, और इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2020 का आरबीआई असिस्टेंट का पेपर। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग सेक्शन जो आपका आरबीआई असिस्टेंट 2020 का पेपर हुआ था, उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन आया था उसके क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब एकदम रेडी है आज की पीवाईक्यू सीरीज के लिए। तो चलिए, पहला सवाल आप सभी के सामने है। हाँ जी, एक बार देखिए इस सवाल को। देखिए, ये है पजल का सवाल। आपका आरबीआई असिस्टेंट में जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका पहला सवाल पजल का ही होता है। और आपसे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आप पहले सवाल पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पेपर में। तो इस गलती को मत होने देना। पजल सबसे पहले कभी भी नहीं उठाते रीजनिंग के सेक्शन में, बाकी सारा पहले करिए और फिर पजल्स को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। एनीवेज, अभी हम कौन सा ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, अभी तो हम मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करें। तो देखते हैं पजल का कैसा क्वेश्चन आया था आपका 2020 में। तो देखिए, उसने यहाँ पे बोला कि 8 पर्संस है जिनका नाम उन्होंने बताया PQRSTUVW, अटेंड मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स। ओके, दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो आपके सामने जो पर्सन्स है वो भी 8 है, एंड आपके पास जो मंथ्स है वो भी 8 है। 8 मंथ्स है और 8 ही पर्सन्स है आपके सामने। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इन 8 पर्सन्स को अरेंज करना है इन्हीं 8 मंथ्स में। ओके, तो आप सबसे पहले तो मंथ वाइज लिखिए, जैसे कि जैन, मार्च, अप्रैल, ओके, मई, जुलाई, मतलब जो जो मंथ्स आपके मेंशन्ड है वही वाले मंथ्स हम पहले लिखेंगे। ओके, जुलाई, देन आपका नेक्स्ट होगा अगस्त, उसके बाद आपका सितंबर, और उसके बाद लास्ट में आपका अक्टूबर। तो ये है आपके सारे के सारे मंथ्स जो कि आपको गिवन है। अब देखो, ये वाली पजल जो है ना, ये बहुत कॉमन है आपके आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में, चाहे ये 2020 में आई थी, पर अभी 2023 में भी आप लेके चलो कि आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है, चाहे वो थोड़ा लेवल बढ़ा के आए, बट ये वाला फॉर्मेट कि आपको लोग दिए हैं जिनको आपने मंथ्स में अरेंज करना है, ये फॉर्मेट आज भी आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है ना, वहां पे आपको ये दिया होता है कि इन द मंथ हैविंग 31 डेज या इन द मंथ हैविंग 30 डेज। टाइम बचाइए, सारे मंथ्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने पैराग्राफ में ढूंढिए कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि उसने बोला इन द मंथ ऑफ 30 डेज, उसने एक ही बार बोला है, पूरे क्वेश्चन में एक ही बार बोला है। तो मैं हर मंथ के नंबर ऑफ डेज लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, हम मंथ्स के, जिन मंथ्स के 30 डेज है वो लिख लेते हैं सिर्फ, बिकॉज वो हमें रेफरेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो जैन में तो 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, ओके, मई में 31, जुलाई 31, अगस्त 31, एंड देन आपका सितंबर के मंथ में 30 डेज होते हैं। तो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं वो मंथ्स जिन मंथ्स में आपके 30 डेज है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने क्या है कि 3 पर्सन्स है जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में 3 लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया है। ओके, पी हु अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। पी जो है वो मीटिंग को अटेंड कर रहा है किस मंथ में, उस मंथ में जब 30 डेज है। तो ऐसे से 2 मंथ्स है, जिसकी वजह से हमारी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, राइट। तो चलिए करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज। पहले मैं आपकी क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कर दूं, मतलब आप स्पेसेस जो है उसमें आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो ये रहेंगी हमारी 2 पॉसिबिलिटीज। तो P जो है या तो वो आएगा अप्रैल मंथ में,
या फिर P आएगा सितंबर मंथ में। तो P की ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब P के बारे में एक इंफॉर्मेशन भी है कि 3 पर्सन्स अटेंड मीटिंग बिटवीन T एंड P। T और P के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर आप देखो तो P और T के बीच में अगर 3 लोग हैं तो T को आप यहां पे लिखेंगे, है ना, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी में आप T को यहां लिखेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से और बहुत आराम से T और P को पोजीशन कर लिया है। ओके, आगे की इंफॉर्मेशन बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब देखो P से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उठाएंगे। There are as many persons who attend meeting before P as after Q। P से बिफोर उतने ही लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जितने की Q के आफ्टर है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में P से बिफोर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो Q के आफ्टर कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखिए P से बिफोर कितने मंथ्स आ रहे हैं या कितने लोग आ रहे हैं? 6 लोग। तो Q के बाद भी कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में आप Q को यहां पर लिखेंगे। ओके, तो हमने Q को पोजीशन कर लिया। उसके बाद आपकी एक इंफॉर्मेशन है कि Q के बारे में, यू अटेंड मीटिंग बिफोर S एंड आफ्टर Q। U जो है उसने मीटिंग कब अटेंड करनी है? S से बिफोर। ओके, एंड आफ्टर Q किसको बोल रहा है? U की बात कर रहा है कि U जो है वो Q के आफ्टर होगा। तो Q के बाद U और U के बाद S। ओके, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है Q, U और S की। ओके, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में Q के बाद T है और T के बाद अक्टूबर है। ओके, तो Q के बाद आप देख सकते हैं कि U और S तो फिट इन हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी हो गई गलत। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो Q के बाद U और S फिट हो सकते हैं, बट कहां हो रहे हैं वो अभी हमें नहीं पता। बट एटलीस्ट हमारा इतना सॉर्ट हो गया कि कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। तो पेपर में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉसिबिलिटी बना लो, साथ के साथ आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम देखेंगे और क्या इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कि हमें उसने यहां बोला है S अटेंड मीटिंग बिफोर V। S जो है वो V से बिफोर है एंड आफ्टर W। ठीक है, S जो है वो V से बिफोर है एंड आफ्टर W। S जो है वो आफ्टर W है, तो मतलब कि S से ऊपर कहीं पे W ने आना है। ओके, बट हमें Q और U के रिस्पेक्ट में नहीं पता कि W किधर आएगा, ये हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि S से पीछे कहीं W ने आना है। ओके, एंड यहां पे उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है W अटेंड मीटिंग बिफोर V, वो जस्टिफाइड है। एंड आफ्टर R, W जो है वो आफ्टर R है। अब ये हमें सोचना है कि ये कहां पे फिट हो सकता है। देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी में ही लिखना है और Q के बाद लिखना है हमें। ओके, तो आफ्टर Q अगर आपको लिखना है और आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है W के बारे में, W हु डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मे। W जो है वो मई के मंथ में नहीं है। ओके, अब W जो है अगर वो मई के मंथ में नहीं है, जैन में आप वैसे ही W को नहीं लिख सकते, बिकॉज W को जैन में लिखा तो R को W से भी ऊपर लिखना है हमें। जैन में हम W को नहीं लिख सकते, मई मंथ में हम W को नहीं लिख सकते। और W के बाद मुझे 2 जगह भी चाहिए, बिकॉज W के बाद मुझे S और V को भी लिखना है। तो W की एक ही जगह बचती है, वो है जुलाई का मंथ। सो दैट जुलाई के बाद आप देख सकते हो अगस्त और अक्टूबर, 2 मंथ्स की स्पेस चाहिए मुझे और 2 मंथ्स की स्पेस मुझे मिल रही है। आप जुलाई से आगे आप W को लेके नहीं जा सकते। सो आफ्टर W आपका हो जाएगा S और S के बाद अक्टूबर में आपका हो जाएगा V। ओके, एंड आपको पता है कि Q और S के बीच में हमारा आ रहा है U। तो Q और S के बीच में U है तो U आएगा यहां पर। और टॉप पे अगर आप देखते हो कौन सा नेम रहता है, एक ही नेम बचता है, वो है R। ओके, सो ये आपका पजल का क्वेश्चन था, जिसको हम डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते है ना, एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने में आपको नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन आया था पजल का, जो इजीली अटेम्प्टेबल था। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स मीटिंग इन जुलाई। ओके, उसने आपसे पूछा कि जुलाई मंथ में मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है। तो आपके सामने है कि जुलाई मंथ में मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है, W, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, there are as many persons who attend meeting before W
एज आफ्टर। उसका कहना है कि जितने लोग W से पहले मीटिंग अटेंड करते हैं उतने ही लोग इसके बाद है। तो एक तरह से इसके लिए आपको ना पूरा सोल्यूशन चाहिए होगा। ओके, तो आपका सोल्यूशन है RQTUWSP और V। ओके, तो बिफोर W से बिफोर कितने 1 2 3 4, W से बिफोर कितने लोग हैं 4 लोग हैं। तो हमें वो कह रहे हैं कि जितने लोग W से बिफोर है उतने ही लोग इसके आफ्टर है। तो अगर आप U के आफ्टर देखो तो U के आफ्टर 1 2 3 4 पर्संस है आफ्टर U। ओके, और आप देख सकते हैं उस हिसाब से कि U के बाद अगर 4 लोग हैं और वो हमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज नन ऑफ दीज। बट ये जस्टिफाइड है कि W से पीछे अगर 4 लोग हैं तो कौन है जिसके आफ्टर भी 4 लोग होंगे, वो कौन है U है। तो आंसर इसीलिए नन ऑफ दीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड मीटिंग आफ्टर यू। आफ्टर यू के बाद कितने लोग हैं, आपको सोल्यूशन रेफर करना पड़ेगा। हाँ जी, यू के बाद, तो यू के बाद अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था कि यू के बाद कितने लोग हैं 4 लोग हैं। तो आफ्टर यू हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 3-4 मिनट के अंदर आप ऑल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वी अटेंड मीटिंग। वी ने कौन से मंथ में मीटिंग को अटेंड किया है। तो देखिए आपका सोल्यूशन, वी जो है वो कौन से मंथ में आ रहा है, वी बिल्कुल लास्ट में, और वो कौन सा मंथ है आपका अक्टूबर का मंथ है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा अक्टूबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके जो 5 क्वेश्चंस का सेट होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये ऑड वन आउट के फॉर्मेट का जरूर होता है। तो आपको वो कह रहे हैं कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ओके, 5 में से 4 जो है वो काफी सिमिलर है, और आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकियों से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर आप इनके मंथ्स लिखो कि कौन से मंथ की इनकी ज्वाइनिंग है, तो आर का जो मंथ है वो कौन सा है, जैन का मंथ है। ओके, उसके बाद क्यू का मंथ कौन सा है, हाँ जी क्यू का मंथ है मार्च का। टी का मंथ कौन सा है, अप्रैल का। यू का मंथ कौन सा है, मई का। ओके, एंड डब्ल्यू का कौन सा मंथ है, जुलाई का। तो देखो इसमें हम एक हिट एंड ट्रायल होता है कि क्या रीजन हो सकता है, वो देखो नंबर ऑफ डेज ही हो सकता है कि आप देखो कौन से मंथ में कितने डेज है। तो जैन के मंथ में 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31 डेज होते हैं, अप्रैल के मंथ में 30 डेज, मई के मंथ में 31 डेज, जुलाई के मंथ में 31 डेज। तो ऑड वन आउट आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टी। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, राइट। चलो, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस जो एक ही पजल पे बेस्ड थे। तो स्कोरिंग तो होते हैं। आप सोचोगे कि मैं क्यों बोलती हूँ कि पजल्स बाद में करना, जब इतनी इजी है तो हम क्यों बाद में करें, पहले कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा एक क्वेश्चन होता है जिसमें गलती से अगर आपने एक हल्की सी भी मिस्टेक कर दी ना, तो वो आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। ओके, एंड इफ दैट हैपेंस, वैसे तो हो ना, बट इफ इन केस दैट हैपेंस कि आपका छोटी सी गलती ऊपर लिखना था नीचे लिख गए, ऐसी छोटी सी गलती की वजह से अगर आपके 4-5 मिनट शुरू में स्पॉइल हो गए ना, इफ आफ्टर 4-5 मिनट्स यू पीपल रियलाइज दैट आपका अटेम्प्ट अभी तक 0 है, वो आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है। सो दैट्स व्हाई अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इन द स्टार्टिंग जो आपको लग रहा है कि मतलब हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इनइक्वालिटीज फटाफट से सॉल्व होते हैं, उनको पहले कर लीजिए। उससे आपका मोराल भी बढ़ता है, मोराल बढ़ेगा तो आपका अटेम्प्ट नेचुरली बढ़ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दीज आर द डायरेक्शंस फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस। ओके, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन। सो बेसिकली ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। यू हैव टू एज्यूम ऑल द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू even if they seem to be at variance from the commonly known facts। ये बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है जो आई एम श्योर कोई भी नहीं पढ़ता पेपर में। इस पैराग्राफ को कोई भी नहीं पढ़ता। ऑल्दो मैं भी आपको ये नहीं कह रही कि आप इसको पढ़ो, बट आपको फिर भी एक चीज जरूर चेक करनी है। आपने इस पूरे पैराग्राफ में लास्ट लाइन में ये जरूर देखना है कि वो क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो। इतनी चीज तो आपको जरूर चेक करनी पड़ेगी अपने इस इतने बड़े से पैराग्राफ में, बिकॉज
ये बहुत प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर देता है। कई बार वो आपसे पूछ रहा होता है विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली डज नॉट फॉलो, एंड हम बाय मिस्टेक आंसर मार्क कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग, कौन सा सही है, हम उसके हिसाब से आंसर बता रहे होते हैं। जबकि मेन क्वेश्चन में पैराग्राफ में जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा नहीं लिखा होता है कि बताइए गलत कौन सा है। सो ये ध्यान रखना है आपको पेपर में। ओके, सब कुछ आता है बट ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपके पेपर में। सो बस इतना चेक कर लेना, लॉजिकली फॉलोज बोला जा रहा है कि लॉजिकली डज नॉट फॉलोज बोला जा रहा है। ओके, आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन। जैसे कि ये स्टेटमेंट है जिसका आप डायग्राम बनाएंगे एंड ये दो कंक्लूजन्स है। सो आपकी आंसर मार्किंग कैसे रहेगी, आपने ये दोनों कंक्लूजन्स देखने हैं। अगर आपका पहला सही होता है और दूसरा गलत होता है तो आपका आंसर मार्क होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, अगर आपका पहला गलत है और दूसरा सही है तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगर आपका ईदर और लग रहा है तो आपका सी ऑप्शन, अगर दोनों गलत है तो डी ऑप्शन, और अगर दोनों सही है तो ई ऑप्शन। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मार्क योर आंसर्स। ओके, सो अब यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है 6th वाला, आपको पहले प्रॉपर इसका डायग्राम बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, डिजिट्स हैं। ओके, देन ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शंस, सारे डिजिट्स जो है वो फ्रैक्शन है। ओके, देन नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई में नो का रिलेशन है। फर्स्ट कंक्लूजन है कि ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट, कि क्या सारा मल्टीप्लाई डिजिट हो सकता है। देखिए कैन वर्ड जब भी आता है इस वर्ड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऑल मल्टीप्लाई इज डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये सही है, तो क्या सारा मल्टीप्लाई डिजिट हो सकता है। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, सेकेंड में है सम फ्रैक्शन इज नंबर, फ्रैक्शन और नंबर में सम। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि नंबर और फ्रैक्शन में सम कह रहा है। ओके, तो ये आपका ऑल का रिलेशन है, तो ऑल से सम आपका सही होता है। ओके, राइट, तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज। इसका कौन सा सही है, ओनली 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। इसमें ना ये एक चीज है, ये 2020 में आपकी नई इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब ये एक नया फ्रेज है जो कई लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि इसका मतलब क्या है। बट एक चीज बता दूं, ये आज भी 2023 के पेपर में भी आप ये मतलब फेस कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू। तो इसका मतलब पता होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी ओनली अ फ्यू आता है, जब भी ओनली अ फ्यू आता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूं कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि सम ए इज बी, मीन्स आपको सम ए इज बी का डायग्राम बनाना है, एज वेल एज आपको ये भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि सम ए इज नॉट बी। ये होता है इसका मतलब। ओके, ये इसका मीनिंग होता है दैट सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी जस्ट बता रही हूं। तो चलिए डायग्राम बना ही लेते हैं। ओनली अ फ्यू अल्फाबेट्स आर सेंटेंस। ओके, कुछ अल्फाबेट सेंटेंस है, पहले तो मैं बनाऊंगी सम अल्फाबेट्स आर सेंटेंस, एंड ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ अल्फाबेट्स। तो मैं ये सम एरिया मार्क करूंगी, कुछ अल्फाबेट्स जो है वो सेंटेंस नहीं है। ओके, तो चलिए उसके बाद नो वर्ड्स आर लेटर्स, वर्ड्स और लेटर्स में नो कह रहा है, एंड सम लेटर्स आर अल्फाबेट। ओके, कुछ लेटर्स जो है वो अल्फाबेट है। ओके, एंड नो वर्ड्स आर लेटर्स, वर्ड्स और लेटर्स में नो कहा जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट्स जो है वो वर्ड नहीं है। ओके, कुछ अल्फाबेट्स जो है वो वर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। अल्फाबेट्स का ये सम एरिया देखिए जो लेटर्स के साथ शेयर हो रहा है वो वर्ड नहीं है, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। सेकंड में उसने बोला कि सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कुछ सेंटेंस जो है वो वर्ड हो सकते हैं। अब कैन का मतलब है कि हो सकता है, तो ये सेकंड वाला जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो ये दोनों के दोनों करेक्ट है, तो आंसर इसका क्या होगा, बोथ
फॉलोज। ओके अब पेपर में पता है क्या होता है, अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट आई और कईयों ने ओनली अ फ्यू देख के क्वेश्चन छोड़ दिया कि ये तो कुछ नया है, हमें पता नहीं, हम कहीं गलत आंसर ना मार्क कर दें। पर आप एक चीज देख रहे हैं, कंक्लूजन में अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस का रोल है। तो मतलब अल्फाबेट्स और सेंटेंस जो है, ओके, सम सेंटेंस कैन बी वर्ड जो है, मतलब सेंटेंस और वर्ड का लिंक हो रहा था, तो जो ओनली अ फ्यू से मीनिंग जनरेट हो रहा था वो हमारे कंक्लूजन्स में यूज ही नहीं हुआ। तो कई बार हम जस्ट डिटेल्स या क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेते हैं ये नहीं होगा, बट आगे सॉल्व करके रियलाइज करते हैं कि जो चीज हमें टेक्निकल लग रही थी, जो चीज हमें मुश्किल लग रही थी, उसका तो यूज ही नहीं था क्वेश्चन में। ओके सो बहुत जल्दी हमें गिव अप नहीं करना कभी भी किसी क्वेश्चन पे पेपर के टाइम। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ओनली अ फ्यू आ रहा है। तो ओनली अ फ्यू रिवर इज लेक का मतलब क्या है कि कुछ रिवर लेक है और कुछ रिवर लेक नहीं है। तो इसका कैसे बनेगा, देखो रिवर और लेक में सम कह रहा है, रिवर और लेक में सम कह रहा है, तो कुछ रिवर लेक नहीं है। ओके कुछ रिवर जो है वो लेक नहीं है, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। उसके बाद सम लेक इज माउंटेन, कुछ लेक जो है वो माउंटेन है और सारे माउंटेन जो है वो हिल है। ओके तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है कि सम रिवर्स कैन बी माउंटेन, कुछ रिवर्स जो है वो माउंटेन हो सकते हैं। ओके कैन का मतलब क्या है कि हो सकते हैं। ओके कुछ रिवर्स जो है वो माउंटेन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिवर्स माउंटेन में आ नहीं रहे बट आ सकते हैं। सम लेक्स कैन बी हिल, कुछ लेक्स जो है वो हिल हो सकती हैं। तो देखो लेक्स तो कुछ हिल है ही है, हो सकती है नहीं, वो ऑलरेडी है। तो जो चीज ऑलरेडी है हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये हो सकता है। सम लेक्स आर डेफिनेटली हिल्स। ओके तो सेकंड वाला जो है वो आपका गलत है, तो आंसर इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओनली अ फ्यू और ये चीजें कैसे हमें हैंडल करनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द वर्ड, वर्ड आपके सामने है जो कि है प्लांटेड, वर्ड आपको दिया हुआ है प्लांटेड। हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर्स, कितने पेयर ऑफ द लेटर्स बने हैं that have the same number of letters between them, जिनके बिटवीन में उतने ही लेटर्स हैं ओके इन द गिवन वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ओके राइट, तो अब आपको ये किस तरह से करना है, आपको एक बार पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि P16 है, L12 है, A1 है, N14 है, T20 है, E5 है और D4 है। ओके तो अब मैं P से स्टार्ट करती हूँ। तो P से देखते हैं पेयरिंग किस तरह से हो रही है। तो ये आपका 16 है ना, 16, 17, 18, 19, 20। तो 16 और 20 का देखो पेयर बन रहा है, तो मतलब एक तरह से P और T का पेयर बन रहा है, जिसके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं। ओके P और T के बीच में 3 अल्फाबेट्स हैं इस वर्ड में। ओके और यहाँ पे आप इस वर्ड में भी देख सकते हो 3 अल्फाबेट्स है, और अल्फाबेटिकली अगर आप देखते हो जैसे ABCD वाले सीक्वेंस में PQRST, उसमें भी बीच में 3 अल्फाबेट्स आते हैं। सो ऐसे से आपको पेयर्स पता करने हैं। L से पता करते हैं, L से किसके साथ बन रहा है, 12, 13, 14। ये देखो एक और पेयर बना। A से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, नहीं बन रहा। ओके N से देखते हैं 14, 15, 16, नहीं बन रहा। T से भी नहीं बन रहा। 5 से देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा। D से देखते हैं 4, 5, एक और पेयर। ओके सो आपके सामने है कि टोटल कितने पेयर्स बने हैं, 3 पेयर बने हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, दैट इज 3 पेयर्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी अगला सवाल आप सभी के सामने है जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट का है। ओके यहाँ पे आपको पूरा एक सर्कल सीक्वेंस बनाना है, सर्कल में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल है, और शायद से इजी ही लगे आपको, है ना, मॉडरेट तक भी नहीं लग रहा, ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी 1 मिनट टाइम आपको मैं दे रही हूँ, 1 मिनट का। जल्दी से क्विक रीडिंग कर लीजिए पैराग्राफ की, जो कि किसी भी पजल में बहुत जरूरी होती है। ओके
हाँ जी। सो उसने आपको बोला कि 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ओके, ये जैसे ही हमें दिखता है ना फेसिंग द सेंटर, हमें एक रिलीफ मिलता है कि मिक्स फेसिंग नहीं है। सर्कुलर में जैसे ही फेसिंग द सेंटर मिले ना, ये लाइन देखते ही बहुत रिलीफ आता है, और उससे वो रिलीफ ऐसा आता है कि लगता है हो जाएगा ये तो, है ना। तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो कोई भी लाइन उठा लीजिए। तो अगर मैं ये लाइन पिक करूं, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, क्योंकि मुझे H के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो मुझे लग रहा है H से स्टार्ट करना बेटर होगा। ओके, तो H के बारे में, H को हम किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे। सपोज मैंने H को यहां लिया, तो उसने बोला कि ओनली 2 persons सिट बिटवीन A एंड H, एंड सेकेंड थिंग, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन है? G है। ओके, और A और H के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो यहां पर हमने A को लिख दिया। ओके, सो ये 2 स्टेटमेंट्स को उठाने से हमारी 3 पोजीशंस तो वैसे भी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। उसके बाद A सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। A B के लेफ्ट में है। देखो A B के लेफ्ट में है, पर मुझे B नहीं दिख रहा, मुझे A दिख रहा है। तो A अगर B के लेफ्ट में, तो B किधर होगा? A के राइट में। तो A के राइट में ऑन द सेकेंड पोजीशन हम किसको बिठाएंगे? B को बिठाएंगे। ओके, उसके बाद E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। E जो है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो E अगर G के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या है? E को हमने इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दिया G के। ओके, उसके बाद D सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। ओके, D जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C है, राइट। और F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। ओके, अब यहां पे D जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C है, पहली बात, और दूसरा F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C है। अब इसको हम कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। देखो C की एक जगह छोड़कर हमें D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब F और C हम कैसे बिठाएं, है ना, ये सोचना है। ओके, राइट। अब आप एक चीज देखो, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, और ये जगह खाली है। इन दोनों में कितने का गैप है? 1 का। और इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। सॉर्टेड, बिकॉज उसने क्या बोला था आपको कि D सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C और F सेट थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो C उस हिसाब से तो यहीं आएगा। तो D इसके सेकेंड टू द C आपका यहाँ पे अगर आप लेते हो, तो D इसके कहाँ बैठा हुआ है? सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो इसके लेफ्ट में आपने D को बिठा दिया। ओके, और C के राइट में ऑन द थर्ड पोजीशन आप F को बिठा देंगे। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो चुका है, बिना किसी पॉसिबिलिटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के। लास्ट में जो हल्का सा डाउट आया वो भी आपका ओरली ही सॉर्ट हो चुका है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब जो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। ओके, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H कौन है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए H कहां पर है, ये रहा। तो H के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे आपको कौन मिल रहा है? C मिल रहा है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस D। D के सामने कौन है? ओके, तो D के सामने देखिए कौन आ रहा है? हाँ जी, D के बिल्कुल सामने, बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि D के सामने कौन है? H है। तो यहां पे हमारा आंसर 11th का क्या होगा? B ऑप्शन, दैट इज H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करता? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक बार पूरा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। I'll make here ओके, सो आप एक चीज देखिए, यहां पर जो H और C है ना, ये सारे जो आपको ऑप्शंस गिवन है। ओके, ये पहले तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए बना देते हैं, जैसे कि आपके सामने था F H B C A D G और E। ओके, तो H और C में क्या रिलेशन है? H और C के बीच में 1 का गैप है। F और H में क्या रिलेशन है? दे आर इमीडिएट।
ए और बी में क्या रिलेशन है, ए बी के बीच में 1 का गैप है, ए और जी के बीच में भी 1 का गैप है, जी और एफ के बीच में भी 1 का गैप है। तो हमें बहुत क्लियरली हमारा आंसर मिल रहा है, ओके, जो कि हमारा क्या होगा, एफ और एच, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ओके, राइट। ओके, सो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि एफ और एच तो इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के। ओके, एफ एंड एच जो है दे आर इमीडिएट नेबर्स, बट बाकी सारों के बीच में 1 का गैप आ रहा है। ओके, सो ऑड वन आउट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी। ओके, बी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। तो देखिए बी जो है वो किसको फेस कर रहा है, जी को फेस कर रहा है। तो देखिए आपके सोल्यूशन में बी इज फेसिंग जी, ओके, और ए ऑप्शन में बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे बी नहीं बैठा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दैट इज बी फेसेस जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी। ये आपका क्वेश्चन देखो हम जल्दी जल्दी में कर देते हैं कि एच और ई के बीच में काउंट करके आंसर मार्क कर दिए, पर ध्यान से देखिए उसने आगे क्या बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच, एच के राइट से काउंट करते हुए बताइए एच और ई के बीच में कितने लोग हैं। तो एच का लेफ्ट और राइट ऐसे है, तो एच के राइट में देखिए एच और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है, जो कि कौन है, एफ है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। ओके, बी ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये वाला देखिए, तो देखो ये भी अब हमने 2 तरह के पजल्स कर लिए, एक सिटिंग अरेंजमेंट था और एक प्रॉपर पजल थी, ठीक है। तो एक ये वाले क्वेश्चन जो है अल्फाबेट पजल भी आती है आपके पेपर में, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन को टफ करने की किस तरह से कोशिश की है, सिर्फ वर्ड्स ज्यादा देकर, बॉय, कैट, रैट, मैट, सिट, पेन। तो इसको ना सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बस ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ओके, तो चलिए बॉय, कैट, रैट, मैट, सिट और पेन ये वर्ड्स हैं। अब इसमें हमें करना क्या है देखिए, तो सबसे पहले तो आपको जो उसने बोला कि इफ द वॉवल, अगर आप हर वर्ड के वॉवल को क्या करते हैं, हाँ जी, चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, हर वॉवल को अगर आप चेंज कर देते हैं नेक्स्ट लेटर में, और हर कॉन्सोनेंट को आप चेंज कर देते हैं प्रीवियस लेटर में, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, तो इन हाउ मेनी वर्ड्स देयर आर रिपीटेड लेटर्स, कितने वर्ड्स में आपके रिपीटेड लेटर्स आएंगे, ये उसने पूछा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले है बॉय, तो उसमें उसने क्या बोला आपको करने को, कि वॉवल को आपने क्या करना है, हाँ जी, ये चीज पता है क्या है, सिंपल सी चीज है कि वॉवल में आपने +1 करना है और कॉन्सोनेंट में आपने -1 करना है। तो आप वैसे ही देख लो ना, ओ 15th अल्फाबेट होता है, वाई 25th होता है और बी आपका सेकंड होता है, इनमें तो गैप ही कितना ज्यादा आ रहा है ना। मतलब अगर मान लो कि आपके नियरेस्ट अल्फाबेट आसपास हो ना, तो रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो रिपीट हो ही नहीं सकेंगे, इसको तो हम रहने देंगे। अब कैट को करना पड़ेगा क्योंकि सी और ए बहुत नियर है, तो कॉन्सोनेंट में हमें क्या करना है, -1, सी का बना बी, और वॉवल में हमें क्या करना है, +1, ए में +1 किया बी, और रिपीट भी हो रहा है। टी हमारा कॉन्सोनेंट है, पर टी तो इनसे बहुत दूर है, तो रिपीट तो मतलब अब बी तीसरी बार तो आ नहीं सकता, तो ये वाला वर्ड हमने काउंट कर लिया। उसके बाद रैट में भी आर और टी काफी पास है, तो इसको भी कर लेते हैं, पर दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है ना, तो कॉन्सोनेंट में तो -1 होगा, इसमें क्यू आर हो जाएगा, इसमें एस टी हो जाएगा, और ए जो है वो तो इनसे बहुत ही दूर है, इसको भी रहने दो। तो मतलब यहाँ पे ना टाइम सेव करिए, किस तरह से प्रॉपर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं मैट को, एम और टी ये भी बहुत दूर है। अब ये सेट में देखो एस और टी और आई, ये करके देख लेते हैं। एस में -1 किया आर एस, टी में -1 किया एस टी, आई में +1 किया आई जे, यहां भी रिपीट नहीं हो रहा। और पेन में भी अगर आपने देखना है तो पी में -1 किया ओ पी, ई में आपने क्या किया +1 एफ, और एन में -1 किया तो एम, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक वर्ड है जो आपका रिपीट हो रहा था, जिसमें ये ऑपरेशंस लगाने के बाद आपके अल्फाबेट्स जो है, आपके वर्ड्स जो है
उनमें रिपीटेड लेटर्स आए हैं, वो एक ही वर्ड है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द। अब ध्यान से करना है, देखो इसमें कंफ्यूजन हमारी क्या होती है, हम वर्ड और लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ड और लेटर के बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वर्ड और लेटर में, हाँ जी, क्या डिफरेंस है? वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और लेटर तो देखो लेटर ही है। ओके, तो चलिए, वर्ड और लेटर में कंफ्यूजन आपको किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट and first letter of the third word from the right hand in English alphabetical series? Okay, अब क्वेश्चन समझिए। ओके, आपको यहां पे पहले क्या उठाना है? हाँ जी, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड वर्ड क्या है? कैट, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? आपका सी। ओके, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड वर्ड है मैट, और उसका फर्स्ट लेटर क्या है? एम। तो ये हमारे बनते हैं सी और एम। ओके, ये दोनों हमारे अल्फाबेट्स बने कौन से? एक तो आपका सी और दूसरा बना एम। ओके, और आपको वो पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, इनके बीच में कितने लेटर्स है, और इनके बीच में जो आपको बताना है कितने लेटर्स है, वो किस में बताना है? वो आपने बताना है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में बताना है। तो सी और एम के, सी थर्ड है, एम आपका 13 है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो सीधा मोर देन 8 कर दो, आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि 13 और थर्ड अल्फाबेट के बीच में डेफिनेटली मोर देन 8 तो है ही है ना, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। हाँ जी, अब इसमें भी वही 6 वर्ड्स आपको दिए हैं, और आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप अरेंज करते हैं इन वर्ड्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आप अरेंज करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड कौन सा है? ओके, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपको बताना है। तो चलिए, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स को अरेंज किया जा रहा है डिक्शनरी ऑर्डर में, मतलब ए बी सी डी वाला ऑर्डर है ना, और आपको बताना है सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट टू राइट अरेंज कर रहे हैं तो डिक्शनरी ऑर्डर में आपको सिंपली ये बताना है कि सेकेंड कौन सा है। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको ये बताना है कि सेकेंड वर्ड कौन सा होगा। तो चलिए, फर्स्ट अल्फाबेट, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट पे हमारा फोकस होगा। सबके फर्स्ट अल्फाबेट पे फोकस करिए। ये बी है, ये सी है, ये आर है, ये एम है, ये एस है आपका, और ये पी है। तो फर्स्ट अल्फाबेट सबसे छोटा कौन सा है? बी, जिससे कि बॉय दिया है, और फिर सी जिससे कि आपको कैट दिया है। सेकंड आपको मिल गया, और यही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉय, कैट, रैट, मैट, सिट और पेन। ओके, if all the letters in each word are arranged according to the English alphabetical series. Okay, वो कह रहा है कि लेटर्स जो आपको दिए हैं वर्ड के अंदर, लेटर्स इन ईच वर्ड, अगर आपने उनको अरेंज किया है अल्फाबेटिकल सीरीज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड। कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको करना भी पड़ेगा, तो टाइम भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ओके, तो बॉय को अगर आप अरेंज करते हैं, मतलब बॉय में अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है? बी, फिर ओ, फिर बॉय। तो ये बॉय अरेंज होके भी बॉय ही रहेगा और वो मीनिंगफुल है, तो इसको हमने ले लिया। अच्छा, कैट को अगर आप अरेंज करते हो तो पहले ए के बाद आता है सी, सी के बाद आता है टी, और एक्ट वर्ड जो है वो भी आपका मीनिंगफुल है। अच्छा, रैट को अगर आप अरेंज करते हो तो ए के बाद आर और आर के बाद टी, तो ये भी मीनिंगफुल है। आर्ट वर्ड का भी मीनिंग होता है, ये भी हमने ले लिया। ओके, उसके बाद आपका मैट, उसको अगर आप अरेंज करते हो ए के बाद एम और एम के बाद टी, एंट ये कोई वर्ड नहीं है। सिट, आई एस टी, इस्ट ये भी कोई वर्ड नहीं है। और पेन, ई एन पी,
एनप, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो 3 वर्ड्स बन रहे हैं जो कि मीनिंगफुल है आफ्टर अरेंजमेंट। और कौन सा अरेंजमेंट? विद इन वर्ड, जब आप लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम सब। If the first letter is interchanged with the third letter within the word, then how many words start with a vowel? देखिए, आपको मैं सिर्फ पिछला क्वेश्चन हमने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया, अदरवाइज हर क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया ही नहीं, और इसी तरह से हम इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, फर्स्ट लेटर को अगर आप इंटरचेंज करते हैं थर्ड लेटर से, ओके, थर्ड लेटर के साथ अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो आपको बी और वाई, मतलब ये वाई ओ बी बन जाएगा। तो आपको वो कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल। तो स्टार्टिंग में वॉवल तभी आएगा ना जब उस वर्ड की एंडिंग में वॉवल होगा, क्योंकि लास्ट लेटर अगर वॉवल होगा तभी वो फर्स्ट में जब आएगा तो इट विल स्टार्ट विद अ वॉवल। तो मत करो अरेंज, बस एक काम करो, सबका लास्ट लेटर देखो, ये लो, सभी का लास्ट लेटर देखिए और लास्ट लेटर पे फोकस करिए, कहीं कोई वॉवल तो नहीं है। ये तो सारे कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी वॉवल नहीं है, जिस वजह से आपका कोई भी वर्ड नहीं आ पाएगा जो कि स्टार्ट विद अ वॉवल, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नन। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है आपकी पेपर में कि आप नन और नन ऑफ दीस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, मतलब नन का मतलब होता है कि आंसर 0 है, निल है। बट नन ऑफ दीज का मतलब ये नहीं होता। नन ऑफ दीज का मतलब कि जो आंसर है ना वो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ। नन ऑफ दीज का ये मतलब होता है कि जो आंसर है वो आपको ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है आपका नन और नन ऑफ दीज में। ओके, तो ये थे आपके कुछ रीजनिंग के सवाल जो अभी पेंडिंग है। ठीक है, अभी आपका रीजनिंग का ये जो सेशन है इसमें सारे सवाल अभी हमारे डिस्कस नहीं हुए। ओके, एक और सेशन होगा जिसमें हम रीजनिंग के बाकी सवाल, आपके आरबीआई असिस्टेंट 2020 में जो रीजनिंग के 35 सवाल थे वो हम 2 सेशंस में कवर कर रहे हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। ओके, तो वेट करना अगले सेशन की जिसमें हम रीजनिंग के बाकी सवाल जो है डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आज का सेशन जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, नाबार्ड, सेबी, सिडबी या किसी और रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेशंस और बहुत बढ़िया कोर्स मिलने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आप नोटिफाइड रहें जब जब हम कोई सीरीज स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।